हेलो एवरीवन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्लास 11th के आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस किए थे, जो आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में। ये आपका 9th लेक्चर है। इसमें हम कैलकुलस मेथड्स को पढ़ने के बाद, आपको कैलकुलस मेथड आना चाहिए इस लेक्चर को सीखने के लिए। कैलकुलस मेथड को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो आपको लास्ट में दिख रहा होगा यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड आपको आना चाहिए, तो लास्ट 2 लेक्चर देखने ज़रूरी है। दिस इज़ 9th लेक्चर ऑफ, आपको 7th और 8th लेक्चर देखना पड़ेगा इसको करने से पहले, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन देती है, ठीक है। ये आप 9th क्लास में भी करके आए हैं। जैसे आपने v = u + at, s = ut + ½ at², ये सब किया है ना आपने। तो ये आप 9th क्लास में भी करके आए हैं। वहाँ पर आपने इनकी डेरिवेशन भी करी थी, पर ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पर भी आपके 11th क्लास में भी ग्राफिकल मेथड है, वो हम ग्राफ्स के बाद करेंगे। अभी हम इसको कैलकुलस मेथड से ड्राइव कर रहे हैं। जिन्हों को आ गया कैलकुलस मेथड, उनके लिए ये इजी पड़ेगा। तो देखो, आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है। v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as, ठीक है। यहाँ पर सिंबल्स का अपना यूजुअल मीनिंग क्या है? जो v होता था आपके पास, होती है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होती है? किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लो मैं एक बॉल को लेके ऊपर फेंक दूँ और यहाँ से बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाने के लिए इस मोशन को देखूँ, तो शुरुआत में जिस वेलोसिटी से फेंका है उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। एंड पॉइंट पे जाके जब भी कोई बॉडी ऊपर जाती है ना, तो एक स्लाइट टाइम के लिए एक बार रुकती है और फिर नीचे आना स्टार्ट होती है। तो जब वो ऊपर रुकी है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो कि 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी से मतलब ये है जो एंड टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिस टाइम पे उसको फेंका था उस टाइम की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। s से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। a आपके पास यूजुअली आपको पता ही है एक्सेलरेशन होता है, और t भी आप सभी को पता है टाइम होता है, ठीक है। ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशंस तभी वैलिड है जब बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रही हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड ओनली व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आपके पास वेरिएबल होगी तो आप एक ही वैल्यू एक रख ही नहीं पाएंगे। एक्सेलरेशन एक बार 5 है, एक बार 6 है, एक बार 7 है, तो एक ही वैल्यू लगातार चेंज होएंगी। एक ही वैल्यू लगातार चेंज होएगी तो आप यहाँ पर वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो आपके पास कैलकुलस मेथड से जो हमने ये डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह सीखे थे, ये सब आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की पहचान कैसे है? जैसे एक्सेलरेशन मैंने दे दी 5t² + का 5 मीटर/सेकंड², तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी? जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा, जैसे टाइम 0 रख दूँ तो आपके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर/सेकंड²। टाइम को अगर मैं 1 रख देता हूँ तो एक्सेलरेशन बन जाएगी, टी की जगह 1 रखो तो 5 + 5 10 मीटर/सेकंड²। टी को अगर आप 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20, तो एक्सेलरेशन आपके पास 25 मीटर/सेकंड² हो जाएगी। तो ये तो लगातार वेरी कर रही है एक्सेलरेशन। तो जब भी इक्वेशंस में आपको टाइम दिखने लग जाए तो वो वेरिएबल का क्वेश्चन चला जाएगा, और वो सिर्फ आपके पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस आप क्वेश्चंस में तभी लगाते हैं जब बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही हो, मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस तभी यूज़ करी जा सकती है। तो आप 9th क्लास में इनको पढ़ के आए हैं, बस इनको हम डिराइव कर रहे हैं कैलकुलस मेथड से यहाँ पर, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जब कराया था उन्हीं में आ गए थे, ठीक है। तो आपके पास देखो आसान सी चीज़ें, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि कैलकुलस मेथड यूज़ कर रहा है तो इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो दिखेंगे। ओके, देखो फर्स्ट इक्वेशन में आती है वेलोसिटी, आती है एक्सेलरेशन आता है और टाइम आता है। डिस्प्लेसमेंट का कहीं पंगा नहीं। तो मैंने वेलोसिटी लिया है, टाइम लिया, एक्सेलरेशन लिया, इनको लेकर एक रिलेशन लिख दी, और ये हम सबको पता है एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से डी वी किसके बराबर आता है? ए डी टी के। आगे आपके पास
अब मेरे को खाली वेलोसिटी नहीं चाहिए, मेरे को डी भी नहीं चाहिए, मेरे को वेलोसिटी चाहिए, मेरे को डी टी नहीं चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। जब भी आपको डी हटाना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, बता रखा है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप सॉरी इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डी भी आ गया, यहाँ पर ए डी टी आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इंटीग्रेशन को तो लिमिट भी बतानी पड़ती है भाई, ठीक है। और आपको बताया था इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में कि लिमिट उसी की लगती है, लिमिट किसकी लगती है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, जिसके साथ डी लगाओ तो डी वी। यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, या कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 का हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट भी वेलोसिटी की ही आएंगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की लिमिट्स कैसे लिखी जाती है, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, यहाँ इनिशियल लिमिट, यहाँ फाइनल लिमिट। तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है, वेलोसिटी इनिशियल लिमिट कितनी है u, फाइनल कितनी होगी v, तो यहाँ वेलोसिटी की लिख दी। यहाँ पर देखो dt टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो टाइम की लिमिट्स आएंगी। तो सपोज करो जब बॉडी की वेलोसिटी 0 थी तो वो u वेलोसिटी से चल रही थी, सॉरी जब टाइम 0 था, या टाइम की लिमिट है ना, जब टाइम 0 था उस टाइम पे बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। जब टाइम t बीत गया तो बॉडी की वेलोसिटी फाइनल होगी v। तो 0 से t टाइम के बीच में बॉडी की वेलोसिटी u से v चेंज होगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है 1 का इंटीग्रेशन v ही आ जाता है, और फिर लिमिट रखी जाती है, लिमिट आपके पास रखनी आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर a में t नहीं दिख रहा तो ये कॉन्स्टेंट ट्रीट करा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाता है उसके अलावा सब चीज़ें कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट सीधा सीधा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो अंदर बचता है सिर्फ आपके पास डी टी 0 से t एक स्टेप में, और इसको करते हैं आपके पास v, u से v, यहाँ पे a है और यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास t आ जाएगा 0 से t। अब क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार इस v की जगह अपर लिमिट v लिखी, माइनस इस v की जगह एक बार लोअर लिमिट लिखी u इजिकल टू a एज इट इज़, इस t की जगह अपर लिमिट t लिखी, माइनस लोअर लिमिट u 0 रखी, ठीक है। तो ये क्या बना, v माइनस यू इजिकल टू ए टी। तो यहाँ से क्या आ गया, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो ये थी आपके पास डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन इजिकल टू डी वी बाई डी टी फॉर्मूला यूज़ करा, और आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, वो यूज़ किया आपके पास, ठीक है। ओके, ये थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए v इजिकल टू यू प्लस ए टी का, ठीक है। कर रहा हूँ, अब उतार लेना अपना। तो अब आपको इंपॉर्टेंट है भाई डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन में देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिख रही है, u भी दिख रहा है, वेलोसिटी भी दिख रही है, एक्सेलरेशन भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से देखो यूज़ करता हूँ। हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गए, वी डी टी के बराबर आ गया आपके पास, है ना। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गई, वी डी टी। और अभी पिछली इक्वेशन में मैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन सोल्व करके आया था। अगर मैं इसमें यूज़ कर दूँ इसको, यूजिंग दिस इन वन में यूज़ करो तो डी एक्स इजिकल टू वी की जगह आपने रख दिया u प्लस ए टी, और आपके पास इधर डी टी भी है। अब देखो इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, वेलोसिटी भी दिख रही है, एक्सेलरेशन भी दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है, तो ये इक्वेशन डिराइव हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डी हटना चाहिए, डी हटने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे u प्लस ए टी और डी टी। अब आपको लिमिट रखनी है, तो यहाँ पे डी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रखनी है, या डी टी मतलब टाइम की यूनिट रखनी है। जब टाइम 0 था तो सपोज करो बॉडी चली ही नहीं थी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट थी 0। जब टाइम आपका कुछ t बीत गया तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी सपोज करो s, क्योंकि इक्वेशंस में हम डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। डी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल कट गया तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया x, लिमिट आपके पास 0 से s इजिकल टू, किसी को इसमें डाउट है तो भाई अपना पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें देखा नहीं होगा, इजिकल टू यहाँ पे करते हैं। देखो एक बार इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपके पास, इसको कैसे लिखना सिखाया था मैंने। इस डी टी को एक बार u के साथ लिख दो, प्लस इसी डी टी को एक बार ए टी के साथ लिख दो। लिमिट्स तो यही है आपके पास टाइम वाली 0 से t। अब कर लो,
यहाँ पे आपके पास इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखता हूँ, इजिकल टू इसका डिफरेंशिएशन, क्यों सॉरी इंटीग्रेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो वेरिएबल टाइम है, टाइम को छोड़ के सब चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे u कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर सिर्फ बचता आपके पास dt। यहाँ पर आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। अंदर t के रिस्पेक्ट में हो ही रहा है इंटीग्रेशन, तो t बाहर नहीं आ पाएगा। अब इसको करते हैं इधर, ये एज इट इज़, इधर u1 का इंटीग्रेशन आपके पास t आ जाएगा, लिमिट है 0 से t प्लस a, t का इंटीग्रेशन आपको करना सिखाया था, पावर में एक जोड़ते हैं उसी से भाग कर देते हैं 0 से t। यहाँ पर आपके पास x चल रहा है 0 से s। अब एक मेन स्टेप रह गया आपके पास लिमिट रखना। लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस x की जगह एक बार अपर लिमिट s रखी माइनस लोअर लिमिट 0 रखी, इजिकल टू u एज इट इज़, इस t की जगह अपर लिमिट t रखी माइनस लोअर लिमिट 0 रखी, प्लस a/2 को बेशक बाहर ले लो, कांस्टेंट चीज़ है, इस t की जगह अपर लिमिट t रखी माइनस लोअर लिमिट 0 रखी, तो ये बन गया s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो कि सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, यहाँ पर टाइम नहीं दिख रहा, तो उधर भी कुछ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करनी है, तो ये करने जा रहे हैं हम। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो कैसे करेंगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं कुछ करूं ऐसा कि मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से भाग कर दूं, dx इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स में वही स्टेप है भाई। देखो किसी इक्वेशन को आपको किसी इक्वेशन पे पहुंचना है तो मैथ्स में कुछ भी करके पहुंच रही है आपको, मेन मुद्दा ये है, तो एक मैथमेटिकल स्टेप है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को इसमें लेके आने का। तो एक्सेलरेशन, अब देखो dx से मल्टीप्लाई करा, dx से भाग करा, तो इस dx/dt को चेक करो। हम तो जानते हैं कि dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होती थी, तो dx/dt को वेलोसिटी लिख दूं, इसमें रख दो भाई, हाँ रख सकते हैं। तो dx/dt को आपने v रख दिया और बचा हमारे पास dv/dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया a dx इज इक्वल टू v dv। इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो ये बना a dx इज इक्वल टू v dv। एक बार दोबारा से लिख रहा था, इन दोनों को क्या करना आपने, इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन में फिर से यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जब 0 थी तो वो सपोज करो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जब s हुई तो उसकी वेलोसिटी कुछ फाइनल v होगी। यहाँ पे वेलोसिटीज़ की लिमिट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 dx 0 से s। वेलोसिटी बाहर नहीं आ सकती, इसका आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका कर ही देता हूँ। पावर में एक ऐड करी, उसी से डिवाइड करी u से v। यहाँ पे आपके पास a 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा 0 से s। यहाँ पर आपके पास 2 को बेशक से बाहर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, v स्क्वायर u से v। अब जस्ट लिमिट रखनी रहेगी हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी जगह अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह अपर लिमिट रखी माइनस का लोअर लिमिट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन सब पे न्यूमेरिकल सब लास्ट में रहेगा, अभी हम सिर्फ थ्योरी को कवर कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन इक्वेशन ऑफ मोशंस की प्रैक्टिस कर लेना, इन पे क्वेश्चंस लगभग आपके स्कूल एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था आज का। कल हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ग्राफ्स के लगभग शायद 2 लेक्चर लगेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास में करी थी वो आप खुद भी कर सकते हैं, एक बार करवा भी देंगे, 10 मिनट लगेगी मुश्किल से, और फिर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।